कभी आपने सोचा है कि एक इतना बड़ा मुल्क जिसकी आबादी करोड़ों में हो वो अपने दूर दराज और अलग थलग देहातों तक हुकूमती सहूलियत आखिर कैसे पहुंचाता है। मतलब दारुल हुकूमत में बैठकर किसी दूर दराज गांव के किसान के घर तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाना बज़ाहिर तो ये नामुमकिन सा लगता है ना। तो आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हमारे इस वजाहती प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम जिस ज़बरदस्त इंतज़ामी ढांचे का तज्जिया कर रहे हैं वो निचली सतह पर जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल है। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज निज़ाम की। हम देखेंगे कि मकामी लोगों को ताकत देकर किस तरह बराह रास्त उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाती है। ज़रा एक हुकूमती अहराम या पिरामिड का तस्वुर करें। सबसे ऊपर वफाकी हुकूमत है जो पूरे मुल्क के बड़े मामलात संभालती है। उसके नीचे रियासती हुकूमत है जो रियासत के अंदरूनी मामलात देखती है। लेकिन इस अहराम की जो सबसे चौड़ी और सबसे अहम बुनियाद है ना, वो तीसरी सतह यानी मुकामी हुकूमत है। देही इलाकों में इसी इंतज़ामी ढांचे को पंचायती राज कहा जाता है। और सच पूछें तो यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर पूरा मुल्क खड़ा है। तो आज के हमारे अहम नुकात ये हैं। सबसे पहले हुकूमती अहराम की बात होगी, फिर हम ग्राम पंचायत यानी गांव की सतह को देखेंगे, उसके बाद पंचायत समिति या ब्लॉक की सतह, फिर ज़िला परिषद जो ज़िला की सतह पर है, और आखिर में हम 1992 की आईनी तरामीम को समझेंगे। चलें, सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी पस मंज़र और हुकूमती अहराम की साख्त। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो हमें जहन में रखना होगा। ये पूरा निज़ाम कोई अकेला सियासतदान या अकेला ब्यूरोक्रेट नहीं चलाता, बल्कि ये दो मुतवाज़ी सुतूनों पर खड़ा है। एक तरफ अवाम के अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं जो पॉलिसियां बनाते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत के मुकर्रर करदा माहिर अफसरान हैं जो इन पॉलिसियों को हकीकत का रूप देते हैं। ये वाकई चेक एंड बैलेंस का एक शानदार मॉडल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ग्राम पंचायत यानी गांव की सतह। ये वो जमहूरियत है जो लोगों के घरों के बिल्कुल करीब होती है। इसके बुनियादी उसूल बहुत सादा हैं। 500 से ज़्यादा आबादी वाले हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। अगर आबादी कम हो तो 2-3 छोटे देहात आपस में मिला दिए जाते हैं। इनका काम बिल्कुल ग्राउंड लेवल का होता है, जैसे पानी का इंतज़ाम, सड़कों की बत्तियां और पैदाइश या मौत का रिकॉर्ड रखना। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है? ग्राम सभा यानी गांव के तमाम वोटरों की मीटिंग, जो साल में कम से कम 6 बार होना लाजमी है। सोचिए, गांव का हर आम शहरी बराह रास्त अपने बजट और तरक्याती कामों पर सवाल कर सकता है। यहाँ हमारे पास दो अहम किरदार हैं। एक तरफ सरपंच है जिसे लोग बराह रास्त 5 साल के लिए वोट देकर चुनते हैं। ये गांव की तरक्की के मंसूबे बनाता है। और दूसरी तरफ ग्राम सेवक है जिसे रियासती हुकूमत मुकर्रर करती है। ग्राम सेवक दफ्तरी और कागजी कार्रवाई संभालता है ताकि सब कुछ कानून के दायरे में हो। अगर सरपंच इस निज़ाम का दिमाग है तो ग्राम सेवक उसके हाथ हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, पंचायत समिति यानी ब्लॉक की सतह। जब कई गांव आपस में मिलते हैं तो एक तरक्याती ब्लॉक बन जाता है। अगर हम पंचायत समिति के कामों को एक पहिए की सूरत में देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी जिम्मेदारियां कितनी वसी हैं। ज़राअत, किसानों की मदद, प्राइमरी तालीम से लेकर सेहत आमा और पीने के साफ पानी तक, सब कुछ इसी के ज़िम्मे है। दरअसल यही वो दरमियानी सतह है जहां बड़े मंसूबे बनकर गांव-गांव तक पहुंचाए जाते हैं। ग्राम पंचायत की तरह यहाँ भी वही दोहरा निज़ाम लागू है। अवाम के चुने हुए नुमाइंदे को सभापति कहते हैं, जो पूरे ब्लॉक के मंसूबों की निगरानी करता है। और इसके साथ होता है गट विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होता है। ये अफसर इस बात को यकीनी बनाता है कि तरक्याती काम वाकई ज़मीन पर हो रहे हैं और सरकारी खजाना बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे हिस्से पर, ज़िला परिषद, जो इंतज़ामी सीढ़ी का सबसे ऊंचा दर्जा है, यानी ज़िले की सतह। ये अदद 34 एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत छुपाए हुए है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में कुल 36 अजला हैं, लेकिन वहाँ ज़िला परिषद सिर्फ 34 हैं। ऐसा क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि मुंबई शहर जैसे अजला मुकम्मल तौर पर शहरी हैं, वहाँ देही आबादी है ही नहीं, तो वहाँ पंचायती राज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये निज़ाम खालिसतन देहातों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ज़िले की सतह पर भी हमें वही मुतवाज़ी ढांचा नज़र आता है। यहाँ का सियासी सरबराह सदर होता है,
جو 2.5 سال کے لیے چنا جاتا ہے اور ضلع کے تمام فنڈز کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ان فیصلوں پر عمل کون کرواتا ہے؟ وہ ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا CEO، جو ریاست کا ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہوتا ہے۔ پورے ضلع کی ترقی ان دونوں کی آپسی ہم آہنگی پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اور اب ہمارا 5واں اور آخری حصہ، بڑی تصویر اور 1992 کی آئینی ترامیم۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ نظام کام کیسے کرتا ہے، لیکن اس نظام کو اتنی زبردست طاقت آخر ملی کہاں سے؟ 1992 کا سال دیہی انتظامیہ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ 73ویں اور 74ویں آئینی ترامیم محض کاغذ پر لکھے گئے قانون نہیں تھے، بلکہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ ان ترامیم نے پنچایتی راج کو باقاعدہ آئینی تحفظ اور بے پناہ طاقت دی، جس سے یہ ادارے صرف مشورے دینے کی بجائے باقاعدہ خود مختار حکومتوں میں بدل گئے۔ ان ترامیم نے کیا کمال کیا؟ ایک تو پورے ملک میں الیکشن کا ایک باقاعدہ نظام بنا دیا، فنڈز کی مسلسل فراہمی پکی کر دی گئی، لیکن جو سب سے زبردست بات تھی وہ یہ کہ مقامی الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم عمر صرف 21 سال مقرر کر دی گئیں۔ جی ہاں، صرف 21 سال۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ نوجوان نسل کو اپنے علاقے کی ترقی میں براہ راست اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم اختیارات کی اس دوہری زنجیر یا ڈوئل چین آف کمانڈ کا تصور کریں تو یہ پوری کہانی ایک ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ایک طرف سرپنچ سے لے کر سبھاپتی اور پھر ضلع پریشد کے صدر تک عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی ایک نہ ٹوٹنے والی زنجیر ہے، اور دوسری طرف گرام سیوک سے لے کر گٹھ وکاس ادھیکاری اور آخر میں CEO تک سرکاری افسران کی لائن ہے۔ یہ دونوں متوازی لائنیں مل کر اس پورے دیہی نظام کو متوازن رکھتی ہیں اور بہترین انداز میں چلاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے جیسے ہم گاؤں سے ضلع کی طرف جاتے ہیں، انتظامی ادارے کا حجم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ گرام پنچایت میں 7 سے 17 ممبران ہوتے ہیں، پنچایت سمیتی میں یہ تعداد 15 سے 25 ہو جاتی ہے، اور ضلع پریشد تک پہنچتے پہنچتے یہ 50 سے 75 ممبران تک چلی جاتی ہے۔ جغرافیائی دائرہ جتنا وسیع ہوگا، نمائندگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی تاکہ ہر علاقے اور ہر شخص کی آواز سنی جا سکے۔ ہم اپنے اس وضاحتی پروگرام کے اختتام پر آ گئے ہیں، اور یہ آخری سوال ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب آپ دور دراز گاؤں کے عام لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے، اپنا بجٹ خود بنانے اور اپنے لیڈر خود چننے کا حق دیتے ہیں، تو وہاں صرف ایک نئی سڑک یا کنواں نہیں بنتا، بلکہ ایک پوری قوم نچلی سطح سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ تجزیہ آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی رہا ہوگا۔ سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔